Hello students, today we are going to start your chapter 4 from your textbook. The name of the chapter is To the Cuckoo. It is a poem written by William Wordsworth. So सबसे पहले थोड़ा सा विलियम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोएट हैं. तो विलियम वर्ड्स का वैसे आप लोगों को आपने शायद पहले पढ़ा हो. विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचुरल पोएट हैं. ज़्यादातर मोस्टली उनकी पोएम्स अबाउट द नेचर एंड नेचुरल थिंग्स में के बारे में होती हैं, यानी कि प्रकृति के बारे में या प्राकृतिक चीज़ों के बारे में वो लिखते हैं. तो इस पोएम में क्या है, थोड़ा सा अपन इसको पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे. इनका टाइम ऑफ पीरियड है 1770 एंड से लेके स्टार्टिंग है इसकी 1850 तक इनका है, पूरा टाइम ऑफ पीरियड दिया है ये. तो आगे पढ़ते हैं. जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वाज बॉर्न एट कॉकरमाउथ, इनका जन्म हुआ था. एजुकेशन इनकी हुई थी ग्रामर स्कूल ऑफ हक्सफोर्ड एंड सेंट जॉन्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में. ये इनका एजुकेशन का दिया है. इनकी जो पोइटिकल एफर्ट्स यानी कि जो रचनाएं थी, इनकी प्रयास थे. एन इवनिंग वॉक पहली इनकी थी, वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, यानी कि इनकी सबसे पहली जो पोएम थी वो पब्लिश्ड हुई थी जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक, जो कि पब्लिश हुई थी जब वो सिर्फ 23 ईयर्स के थे. लेटर ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरेज एंड इन कोलैबोरेशन विथ हिम रोट द लिरिकल वैलिड्स 1798. तो क्या हुआ, ये पोएम जो उन्होंने लिखी 20 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये पोएम लिखी. इसके बाद वो क्या हुआ, एक फ्रेंड बने. किसके फ्रेंड बने? एस.टी. कॉलरेज. ये भी एक पोएट हैं और उनके साथ में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लिरिकल बैलेड्स इन्होंने लिखे. लिरिकल बैलेड्स माने गीत होते हैं. कब? 1798 में. वर्ड्सवर्थ पोइटिकल कैरियर वाज लॉन्ग वन एंड ही कंपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स. इनका जो पोइटिक कैरियर था, यानी कि जो कवि थे, इनका जो भविष्य का वो था, इन्होंने बहुत सारी पोएम कंपोज किए. लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स इन्होंने कंपोज की. अब क्या था, ही वाज ग्रेट एडमायर एंड सिंसियर लवर ऑफ नेचर. हमने आपको ऐसे बताया, पहले ही आपको बताया कि वो क्या थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे. किस चीज़ के? नेचर के. यानी कि वो नेचर को बहुत लव करते थे और नेचर को बहुत पसंद करते थे. नेचर के बारे में ही लिखते थे. तो इनकी नेचर फॉर हिम, नेचर उनके लिए क्या था, वॉज गाइड, गार्जियन एंड सोल ऑफ ए मॉरल बीइंग. और उनके लिए क्या था, एक नेचर ही उनके लिए गाइड था, गार्जियन था, और उनके लिए वो ही एक सोल यानी कि उनकी पूरी आत्मा और नेचर में बसती थी. ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर. वर्शिपर का मतलब होता है पुजारी. वो नेचर के पुजारी थे, प्रकृति के पुजारी. ही कंपोज्ड पोएम ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. जैसे पहले बताया आपको, ज़्यादातर पोएम मोस्टली पोएम अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लिखी हैं. जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रेन्स, रिवर्स या वर्ड्स, एनिमल्स के ऊपर लिखी हैं. तो इस पोएम में क्या है पढ़ेंगे. टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ. यानी कि जो पोएम जो कुकू आपके सिलेबस में है वो बहुत सुंदर पोएम है. किसकी? वर्ड्सवर्थ की. ही वेलकम्स द वर्ड एज अ ब्लिथ न्यू कमर एंड इट्स सॉन्ग्स कैप्टिव एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय. तो इस पोएम में क्या है, वो वेलकम करते, स्वागत करते. किसका स्वागत करते? बर्ड का. वर्ड मीन्स पक्षी का. एज अ ब्लिथ न्यू कमर. ब्लिथ न्यू कमर का मतलब होता है जो स्प्रिंग के सीजन में स्टार्टिंग में जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं ब्लिथ न्यू कमर. यहाँ उन्होंने ब्लिथ न्यू कमर से उसे संबोधित किया है. इसमें उन्होंने जो कि इनको एक सुप्रीम तरफ ले जाती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो लाइनें हम आपको चार लाइन के स्टैंजा हैं, 4 लाइन के स्टैंजा हैं. तो हम इसका मीन्स बताते जाएंगे, समझते जाना. एक एक लाइन हम नहीं पढ़ेंगे. तो पहले स्टैंजा में क्या है, वो उन्होंने बोला है ओ ब्लिथ न्यू कमर. जैसे हमने पहले बताया, ब्लिथ न्यू कमर जो कि स्प्रिंग के सीजन में स्टार्टिंग में दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने ब्लिथ न्यू कमर कुकू को यहाँ पर कहा है. उन्होंने कहा मैंने सुना एंड रिजॉइस, में खो गया इसके आनंद में. अब उन्होंने क्या कहा, ओ कुकू, मैं तुम्हें कुकू बोलता हूँ, बुलाऊंगा
और एक वांडरिंग वॉइस भी में उनको वो बोलते हैं। तो पहली 4 लाइनों में वो उसको ब्लिथ न्यूकमर बोलते हैं कुकू को, और कहते हैं कि एक वांडरिंग वॉइस है। अब वांडरिंग वॉइस का मतलब होता है घूमती हुई या गूंजती हुई आवाज, यानी कि उन्हें सिर्फ आवाज उसकी सुनाई देती थी कुकू की। सेकंड पैरा में, सेकंड स्टैंजा में अब वो कहते हैं, एक बात बताते हैं कि while I am lying on the grass, आई जहां भी आएगा, आई का मतलब होता है पोइट, वो खुद अपनी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब मैं घास पर लेटा रहता था, लाइंग में होता है पड़े रहना, लेटे रहना, जब मैं घास पर लेटा रहता हूँ दाई, तो क्या करते हैं वो, दाई का मतलब होता है योर, THY दाई का मतलब योर। तो उनकी वो आवाज वो सुनते हैं। कौन सी आवाज? कुकू की। कहां से? इसमें दिया है फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर। तो ये कहते हैं पहाड़ों से गूंजती हुई आवाज आती है, और कभी कभी ये आवाज बहुत पास सुनाई देती है, और कभी कभी लगता है ये आवाज बहुत दूर से आ रही है। तो इसमें सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है घास पर लेटे हुए उसकी आवाज सुन रहे हैं और महसूस करते हैं कि आवाज कभी कभी बहुत पास से आ रही है और कभी कभी बहुत दूर से आ रही है। थर्ड में उन्होंने कहा है बैबलिंग वर्ड दिया है। बैबलिंग का मतलब होता है जब पत्थरों से टकराती हुई, कैसे झीलों से पत्थरों से वो आवाज, यानी जो पानी गिरता है हो जाती है ना, तो उसको आवाज को कहते हैं बैबलिंग। उन्होंने कहा सनशाइन ऑफ फ्लावर्स दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवाज। तो कहते हैं जब इनकी आवाज टकराती हुई मेरे तक आती है तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कोई कहानी, एक कहते हैं विजिबल नहीं है, एक विजनरी आवाज, एक बिगेस्ट अनटू मी टेल, एक कहानी की तरफ, एक उसकी तरफ मुझे ले जाती है, यानी कि मुझे एक उसमें मैं खो जाता हूँ। अब वो क्या कहते हैं थ्राइस वेलकम, इस पे आइए। इसमें उन्होंने थ्राइस 3 तरह से वेलकम कहा है। इसका कैसे इसको कहा है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की डार्लिंग किसको बोला है, कोकू को। और दूसरे में उन्होंने कहा है नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, कोई पक्षी नहीं है, कोई दिखाई नहीं देने वाली चीज है, अ वॉइस अ मिस्ट्री। तो इसको उन्होंने इस पैरा में, इस स्टैंजा में 3 चीजों से कहा है, डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कहा है, अ वॉइस कहा है, और अ मिस्ट्री भी कहा है कि एक आवाज है, एक रहस्य है, यानी कि उनके लिए एक कोई पक्षी नहीं, उन्हें देखा नहीं, उनके लिए सिर्फ ये आवाज है, इनविजिबल थिंग है, एक आवाज है, एक रहस्य है। नेक्स्ट में उन्होंने कहा है, अब ये अपने पास्ट में थोड़ा चले जाते हैं, पास्ट की बात करते हैं। द सेम, वही चीज है, आवाज है जो कि मैंने स्कूल बॉय डेज, जब मैं मतलब मेरे स्कूल के दिनों में मैंने सुना था, मैं सुनता था, दैट क्राई, वही आवाज है विच मेड मी लुक 1000 फीट्स इन बोस एंड ट्रीज अंडर स्काई, वही आवाज है जो कि मुझे हजारों रास्तों पर ले जाती थी, मैं झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान, मतलब यानी कि सब जगह उनको देखते थे, सुनते थे उस आवाज को। नेक्स्ट में है, उन्होंने कहा इस आवाज को पीछा करते हुए, इस आवाज को, इस पक्षी को ढूंढने के लिए थ्रो बोट्स, जंगलों से होते हुए, ग्रीन यानी कि मैदानों से होते हुए, एंड स्टिल अ होप लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, यानी कि इसकी आशा में, उसको पक्षी की आवाज सुनकर उसको देखने की उम्मीद में वो बहुत ज्यादा यहाँ वहां घूमे, लेकिन उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। नेवर सीन का मतलब कभी भी उन्होंने नहीं देखा। एंड आई टू दी येट कैन लाई ऑन द, और का मैं सुन सकता हूँ, जब मैदानों पर लेटा रहता हूँ कि मैं सुन सकता हूँ, टिल आई डू विजिट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और वो मैं सोचता हूँ कि वो पहले जो टाइम था वो गोल्डन टाइम फिर से आ गया या आ जाएगा। क्या होता है ऐसे, मतलब पुराने दिन अच्छे होते हैं, स्कूल के दिन, बचपन के दिन अच्छे होते हैं, तो उस टाइम वो उस आवाज़ को सुनते थे, उस आवाज़ को ढूंढने के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमते थे। उन्हें बहुत पसंद थी कुकू की आवाज़, लेकिन उसको कुकू को ने देखा नहीं था, इसलिए उसे बॉयस बोलते थे, मिस्ट्री बोलते, ये सब वो बोलते थे। इस तरीके से वो चाहते हैं कि ये गोल्डन टाइम हमारा भूल नहीं सकते हैं। लास्ट में ओ ब्लेस्ड वर्ड द अर्थ बी पीस अगेन अपीयर्स टू बी, इन्होंने कहा है ओ ब्लेस्ड वर्ड, वर्ड यहाँ पर इन्होंने कुकू के लिए कहा है, ओ ब्लेस्ड वर्ड, उन्होंने यहाँ इसको फिर से वही संबोधित किया है, इसको एड्रेस किया है जैसे कि पहले उन्होंने किया था। अर्थ बी पीस, धरती पर शांति से, अगेन अपीयर्स टू बी अन फेरी प्लेस फिट फॉर्म फॉर दी, दी का मतलब यू। तो यहाँ उन्होंने कहा है आपके लिए, यानी कि कुकू के लिए बताया उन्होंने कि आपके लिए ये अर्थ एक पीसफुल जगह है और आपके लिए एक फिट फॉर्म फॉर यू है। सो इसमें उन्होंने ओवरऑल पोएम में इसके अलग अलग इन्होंने कुकू को यहाँ पर संबोधित किया है, उसको एड्रेस किया है, उसकी तारीफ की है, और वो अपनी लाइफ कुकू की वॉइस को सुनते हैं,
एंजॉय करते हैं और उसको उसको देखने के लिए यहाँ वहाँ जंगलों में, पहाड़ियों पर और मैदानों से होकर वो निकलते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी वो आज तक उसकी उसे देख नहीं पाए थे। सिर्फ उन्होंने उसकी आवाज़ ही सुनी थी और उस आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और अपने वो पास्ट डेज में खो जाते थे। थैंक यू।